हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 में। जितने भी सोलो लेवलिंग का सीजन 1 या फिर सीजन 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले सीजन 2 में हमने देखा था, जिन्बू ने जेजू आइलैंड को क्लियर कर दिया था और उसे चेयरमैन गोकानी ने गिल्ड बनाने की परमिशन भी दे दी थी और जिन्बू नॉर्मा सेलर से भी मिला था। उसके बाद जिन्बू एक रेड गेट डेंजन में जाता है और अब अगला सीन होता है एक डेंजन का, जहाँ पर हम एक हंटर को काफी ज्यादा डरा हुआ देखते हैं। उसके सामने हम फ्रोस्ट मोनार्क को देखते हैं जो कि बोल रहा था यहाँ पर कोई भी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं है, लेकिन तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से एक और मोनार्क बाहर निकलता है जिसका नाम योगोमोंड है। वो फ्रोस्ट मोनार्क से बोलता है कि वो यहाँ पर ईस्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया है। फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है क्या ईस्ट? वहाँ पर तो शैडो मोनार्क रहता है। वैसे अब योगोमोंड बोलता है जो रूलर्स है वो लेजिया को जल्दी छोड़ने वाले हैं, जिस पर कि फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है लेकिन शैडो मोनार्क हमारे रास्ते में आ सकता है। योगोमोंड उसे बताता है जब तक हमारे पास आर्किटेक्ट है हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मेरे पास एक और दिलचस्प खबर है, हमें फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का सबसे बड़ा टुकड़ा मिल चुका है, जिस पर कि फ्रोस्ट मोनार्क भी खुश हो जाता है। वो बोलता है ये बहुत ही दिलचस्प खबर है। वैसे फ्रोस्ट मोनार्क ये भी समझ गया था कि उसे यहाँ पर बहला फुसला कर बुलाया गया है और जिस बंदे ने ये काम किया है वो फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नहीं है और वो हमारे रास्ते में आ सकता है। हम वहाँ पर संग इलावान को देखते हैं, यानी कि हम जिन्बू के फादर को देखते हैं। और अब संग इलावान बोलता है क्या तुम ईस्ट की बात कर रहे हो, यानी कि साउथ कोरिया की। और अब योगोमोंड फ्रोस्ट मोनार्क को बताता है हमारे पास इससे फाइट करने का टाइम नहीं है। वो अपने पोर्टल्स को ओपन करते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जिन्बू के फादर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन फ्रोस्ट मोनार्क ने उसे रोक लिया था और अब फ्रोस्ट मोनार्क भी वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है उसी रेड गेट डेंजन का, जहाँ पर बॉस बोल रहा था क्या वो तुम ही हो जिसने मेरे बाकी भाइयों को मारा है और तुम यहाँ तक पहुँच गए और तुम हमारी लैंग्वेज को भी जानते हो, लेकिन तुम गलती कर चुके हो। मेरे बाकी साथी यहाँ पर घात लगा कर बैठे हैं। वो सभी को बाहर आने के लिए बोलता है लेकिन वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता। जिन्बू बोलता है ये काफी ज्यादा फनी था और अब वो अपने सोल्जर से बोलता है बाहर आ जाओ। हमें पता चलता है कि जिन्बू की सोल्जर्स ने सभी मॉन्स्टर्स को पहले से ही मार दिया था और अब बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिन्बू अपने सोल्जर से बोलता है इसे भी खत्म कर दो। सभी शैडो सोल्जर बॉस के ऊपर हमला कर देते हैं और दो मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन टैंक वहां आकर उन्हें मार देता है। इधर बेरू अपनी स्पीड का यूज करते हुए बॉस के हाथ को काट देता है। इग्रिस ने भी बॉस के पैर को काट दिया था। साथ ही में टैंक वहां पर अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करते हुए बॉस के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालता है। और अब जिन्बू बॉस से बोलता है क्या तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन जवाब देने से पहले सिस्टम उस बॉस को खत्म कर देता है। जिन्बू भी बोलता है सिस्टम इसमें इंटरफेयर कर रहा है। वैसे जिन्बू अब अपनी इन्वेंट्री से एक की को बाहर निकालता है जो कि उसे 100 लेवल पर पहुंचने पर मिली थी और ये की कार्टनॉन टेम्पल की है और इस की बाकी जानकारी जिन्बू को 417 घंटे के बाद मिलेगी। वैसे जिन्बू बोलता है मैं इस डरावने टेम्पल को आज भी नहीं भूल पाया। सिस्टम मुझे वहीं पर बुला रहा है जहाँ से इन सभी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। हो सकता है मेरे सारे आंसर भी मुझे वहीं पर मिल जाए। मैं जल्दी वहाँ पर जाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्बू को ट्रोल कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर जिन्बू आ जाता है। वो अब जिन्हो से बोलता है तुम हमारी गिल्ड के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। लेकिन जिन्हो देखता है जिन्बू के कपड़े तो गीले होते हैं, जिस पर कि जिन्बू बताता है वो एक डेंजन को क्लियर करके आ रहा है और वो वहाँ से बहुत सारे माना क्रिस्टल भी लाया है, जिस पर कि जिन्हो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है इन सभी माना क्रिस्टल को बेचकर हम हमारे एम्प्लॉयज को पेमेंट दे सकेंगे। जिन्बू बोलता है क्या एक एम्प्लॉय? जिन्हो उसे बताता है हमें गिल्ड को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, पहला गिल्ड मास्टर, दूसरा वाइस मास्टर और तीसरा एक एम्प्लॉय। खैर एक जरूरी मामला है जिस पर हमें ध्यान देना होगा, हमारी गिल्ड का नाम क्या होगा? जिन्बू बोलता है क्या एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है? हाँ बिल्कुल, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम दोनों हमारे नेम के लास्ट वर्ड को देखते हैं तो सुंग यू गिल्ड कैसा रहेगा, या फिर हम यू सुंग गिल्ड भी रख सकते हैं। और अगर तुम अपने नेम को आगे रखना चाहो तो मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्हो बोलता है सोलो प्ले गिल्ड का नाम कैसा रहेगा, जिस पर कि जिन्हो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिन्बू से बताता है क्योंकि हम हंटिंग तो अकेले ही करते हैं। जिन्हो भी सोच रहा था क्या ये बंदा मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे तो लगता था कि संग जिन्बू सभी चीजों में अच्छा होगा, लेकिन खैर वो भी एक इंसान है। लेकिन तभी उनके दरवाजे को कोई नॉक करता है। वहाँ पर कोई बंदा था जो कि बोलता है क्या ये संग जिन्बू का ऑफिस है? जिन्हो उस पर हाँ बोलता है, लेकिन जिन्हो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हंटर चाइन आई थी। वैसे जिन्बू चाइन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिसमें कि चाइन उसे बताती है वो उसकी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई थी। और अब वो दोनों अंदर की तरफ बैठ जाते हैं। जिन्बू चाइन से एक और बार पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चाइन बोलती है जैसे कि मैंने कहा था
मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्बू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अब चाइन से बोलता है कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने यहाँ पर तुम्हें भेजा है। चाइन इस पर मना कर देती है। तो क्या तुम्हें हंटर्स गिल्ड ने अपनी गिल्ड से बाहर निकाल दिया है? चाइन इस पर भी मना कर देती है। तो फिर तुम हमारी सोलो प्ले गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? चाइन इस नाम को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिन्बू से ये भी बताता है इस नाम को मैंने और मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर रखा है, जिस पे कि जिन्हो उस पर चिल्लाने लगता है, तुमने तो अपनी गिल्ड का नाम भी रख दिया, वो भी मेरे सजेशन के बिना। जिन्बू बोलता है तुम वहाँ पर चुप थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन्हो उस पर चिल्लाया जा रहा था, लेकिन जिन्बू शांत होता है। वैसे जिन्बू भी अपनी मन में सोच रहा था। चाइन की हार्ट बीट तेज हो रही है और वो अपने आप को शांत रखने की भी कोशिश कर रही है। जिन्बू अब चाइन से बोलता है वैसे तुम्हें अवेकेंट हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हंटर्स गिल्ड के साथ है, और अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती हो तो तुम्हें भारी पेनाल्टी देनी होगी। चाइन बोलती है वो पेनाल्टी देने के लिए भी तैयार है। जिन्बू उस पर हैरान था, लेकिन जिन्बू से ये भी बताता है हमारे पास इतने पैसा नहीं है कि हम एक ऐसे हंटर को अफोर्ड कर सके। चाइन बताती है उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे एडवांस या फिर बोनस भी नहीं चाहिए। वैसे जिन्बू अब चाइन को बताता है हमारी गिल्ड में तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो तुम इतनी दूर क्यों आ रही हो? जिसमें कि चाइन भी अपने मन में सोच रही थी मैं इसे कैसे समझाऊं। जब चाइन पहली बार जिन्बू से मिली थी तो उसे उसकी स्मेल काफी ज्यादा पसंद आई थी। तब से उसने जिन्बू की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी। उसे पता चला कि जिन्बू एक ऐसा एक हंटर है। मैंने ये भी कोशिश की कि मैं अपने आप को तुमसे बहुत दूर रखूं, लेकिन मुझे जब भी मौका मिलता मैं एक बार तुम्हें जरूर देखती थी और मैं जेजू आइलैंड पर मरने वाली थी, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचाई। मैं इसे ये सब कैसे बताऊं? चाइन चाहती है कि वो और जिन्बू हमेशा साथ रहे और चाइन वहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिन्बू को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिन्बू को भी पता चल जाता है कि चाइन उससे कुछ छिपा रही है। वो उससे बोलता है कि तुम अभी आंसर नहीं दोगी, जिस पर कि चाइन उसे बताती है कि वो रेस्ट करना चाहती है, क्या उसे इसकी परमिशन भी नहीं है। और अब जिन्हो भी जिन्बू को बताता है हो सकता है कि हंटर्स गिल्ड वाले मिस चाइन से काफी ज्यादा काम करवाते होंगे, इसी वजह से परेशान होकर वो यहाँ पर आई है। जिन्बू अब चाइन से बोलता है तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, जिस पर कि चाइन बोलती है इसके बारे में नोटिस में नहीं लिखा था, जिस पर कि जिन्बू से बताता है हो सकता है हमारे वाइस गिल्ड मास्टर से कुछ गलती हुई होगी। वो जिन्हो से चाइन आसार लाने के लिए बोलता है। चाइन अब जिन्बू से पूछती है वैसे मुझे कैसा टेस्ट देना होगा? जिन्बू से बताता है तुम्हें मेरे समनिंग क्रिएचर को हराना होगा, और वो कौन होगा? वो मेरा सबसे पावरफुल सोल्जर होगा। चाइन पूछती है वैसे मेरा टेस्ट कब है? जिन्बू से बताता है क्यों ना आज ही ले लिया जाए। इसके लिए हंटर एसोसिएशन का जिम कैसा रहेगा, लेकिन जिम यहाँ से काफी दूर है। लेकिन इसी बहाने जिन्बू अपनी एबिलिटी को टेस्ट कर लेगा कि वो अपने साथ किसी और बंदे को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं। चाइन अब दरवाजे से जाने लगती है, लेकिन जिन्बू से मना करता है। वो उसे बताता है कि उसे इसके थोड़े से करीब आना होगा। चाइन शर्माने लगती है। जिन्बू वहाँ पर शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है। जिन्हो भी वहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ गया था, लेकिन वहाँ पर जिन्बू का सोल्जर था। वो उसके लाए गए ब्रेकफास्ट को खा लेता है। इधर जिन्बू और चाइन भी जिम के पास पहुंच गए थे। चाइन को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए। जिन्बू भी सोच रहा था मुझे पता था मैं शैडो एक्सचेंज स्किल के साथ अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। चाइन अब जिन्बू को बताती है कि वो अपना वेपन लाना भूल गई है। जिन्बू बोलता है क्या वो तुम्हारी कुदाल? चाइन शर्माने लगती है। वो उसे बताती है कि वो उसका वेपन नहीं है। जिन्बू बोलता है कि वो मजाक कर रहा है। चाइन भी अपनी कार्ड को यूज करते हुए वेपन रूम में आ जाती है। वहाँ से वो एक स्वॉर्ड को निकाल लेती है। जिन्बू चाइन से पूछता है क्या वो तैयार है? चाइन बोलती है हाँ बिल्कुल। और अब जिन्बू वहाँ पर इग्रीस को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसकी आर्मी का एक अच्छा स्वॉर्डमैन है। चाइन उससे पूछती है वैसे विनर का डिसाइड कैसे होगा? जिन्बू से बताता है जब तक कि कोई हार नहीं जाता या फिर अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता। और जिन्बू ने यहाँ पर जानबूझकर इग्रीस को बुलाया था, लेकिन अगर वो बेरू को बुलाता तो चाइन 1 मिनट भी नहीं टिक पाती। चाइन भी फाइट के लिए तैयार होती है, लेकिन जिन्बू को याद आता है कि चाइन तो स्वॉर्ड चलाने में एक्सपर्ट है। और अब वो चाइन को थोड़ा सा पीछे मुड़ने के लिए बोलता है। और अब जिन्बू इग्रीस को डीमन किंग के इलेक्ट्रिक शॉट दे देता है। और अब दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो गए थे। और अब इग्रीस भी अपनी स्लेश से चाइन के ऊपर अटैक करता है, और उस अटैक की वजह से नीचे का फर्श भी टूट गया था। लेकिन चाइन उसके अटैक को डॉज करते हुए इग्रीस पर अटैक कर देती है, लेकिन इग्रीस ने भी उसके अटैक को डिफेंड कर लिया था। इधर हम चेयरमैन गोगानी के ऑफिस को देखते हैं, जिसमें काफी ज्यादा भूकंप आ रहा था। वो अपने जिम के कैमरास को चेक करते हैं, जहाँ पर वो जिन्बू और चाइन को देखते हैं। वैसे ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लेकिन चेयरमैन अपनी पास्ट की चीजों को याद करते हैं, जहाँ पर उन्होंने चाइन को जिन्बू के बारे में बताया था। चाइन वहाँ पर शर्मा रही थी। अच्छा तो ये बात है, मैं इन दोनों को पकड़ने में लेट हो गया। और चेयरमैन अपने सिक्योरिटी से बोलकर सारे कैमरास को बंद करवा देते हैं। इधर चाइन ने भी इग्रीस को हरा दिया था। वो अब जिन्बू से बोलती है तुमने कहा था कि तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बुलाओगे, लेकिन ये तो कमजोर था। मैं चाहती हूँ कि तुम उस एंट सोल्जर को बाहर निकालो। जिन्बू बोलता है तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन वो बताती है कि उसे कोई भी परवाह नहीं है, उसे उसके साथ एक और रीमैच करना है। जिन्बू चाइन से एक और बार पूछता है, लेकिन चाइन कौन सी मानने वाली थी। वो अब बेरू को बाहर निकाल लेता है। वैसे अब जिन्बू अपने मन में सोच रहा था मेरे बाकी शैडो सोल्जर भले ही कमजोर होंगे,
लेकिन बेरू के मामले में ये बात बहुत ही अलग है, क्योंकि बेरू पैदा होने के साथ ही काफी पावरफुल था और उसे हंटर्स को मारने के लिए ही बनाया गया था। वैसे अब बेरू जिन्बू से पूछता है कि उसके लिए क्या ऑर्डर है। जिन्बू से बताता है कि उसे हंटर चाहिन को बिना नुकसान पहुंचाए हराना होगा। और अब बेरू वहाँ पर काफी जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से पूरे स्टेडियम की लाइट टूट जाते हैं। साथ ही में पूरा स्टेडियम भी हिलने लगता है। चाहिन भी हैरान थी कि हंटर संग जिन्बू ने इसे हराया था। बेरू भी अपने बड़े बड़े नाखूनों को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जिन्बू ने मना कर देता है कि इसे अंदर रखो। चाहिन को भी लग रहा था कि उसके पास अटैक करने का ये एक अच्छा मौका है, लेकिन पलक झपकते ही बेरू उसके पीछे आ जाता है। चाहिन सोचती है ये तो पिछली बार की तरह है, लेकिन वो इस बार तैयार थी। वो बेरू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन बेरू ने अपने एक हाथ से ही उसकी तलवार को रोक दिया था। बेरू को भी पता था कि उसे इस लड़की को बिना चोट पहुंचाए हराना होगा और अब चाहिन भी बेरू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। बेरू भी उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर रहा था, लेकिन चाहिन को ये बात पसंद नहीं आती। वो बेरू से पूछती है क्या तुम बस मेरे अटैक को डॉज करते ही रहोगे, लेकिन तभी बेरू उसकी मुंह के पास आकर काफी जोर से रोर करता है, जिससे कि चाहिन भी डर जाती है। वो थोड़ा सा दूर पर आ जाती है। इधर जिन्बू भी बोलता है लगता है विनर का डिसाइड हो चुका है, लेकिन चाहिन बताती है कि उसने अभी हार नहीं मानी है। जिन्बू भी सोचता है चाहिन तो काफी ज्यादा लापरवाह है, उसे पता है कि वो बेरू को नहीं हरा सकती। बेरू मेरे बाकी सोल्जर्स में से सबसे ज्यादा अलग है, क्योंकि उसे हंटर्स को मारने के लिए बनाया गया था और मैं महसूस कर सकता हूँ बेरू अपने किलिंग इंटेंट को दबा रहा है और मुझे उम्मीद है कि बेरू कोई गलत कदम ना उठाए। इसी के साथ बेरू अब चाहिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चाहिन उसके अटैक से बच गई थी। चाहिन अपनी डांसिंग शॉट का यूज करते हुए बेरू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसकी तलवार ही टूट जाती है। चाहिन को भी पता था कि उसके पास बस एक ही मौका है। वो अपनी लाइट शॉट का यूज करते हुए अपनी तलवार को बेरू के दिल के आर पार घुसा देती है, जिस पर जिन्बू भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब बेरू की पुरानी फीलिंग्स जाग रही थी। उसे अपनी पुरानी क्वीन के ऑर्डर अब याद आने लगते हैं कि उसे इंसान और हंटर्स को मारना है। बेरू अब चाहिन के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्बू से रुकने के लिए बोलता है, लेकिन बेरू नहीं रुकता। वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन हम देखते हैं जिन्बू ने बेरू के हाथ को रोक दिया था। बेरू भी अपने किंग से माफी मांगता है। जिन्बू अब चाहिन से पूछता है क्या वो ठीक है। जिन्बू अब चाहिन को बताता है तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अभी तुम एक ऐसी गिल्ड में आने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा रही हो जिसका तो अभी नाम भी डिसाइड नहीं हुआ, और क्या तुम अभी चुप रहोगी या फिर तुम मुझे लाइक करने लगी हो। चाहिन इस पर भी कुछ भी जवाब नहीं देती, क्या ये भी नहीं, लेकिन चाहिन कुछ देर सोचने के बाद हाँ बोलती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है अमेरिका के हंटर्स ब्यूरो का, जहाँ पर एडम और नॉर्मा सेलर माफी मांग रहे थे। डेविड बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे अपना जवाब दो। एडम अब डेविड को बताता है लेडी सेलर के अनुसार हंटर संग जिन्बू एक किंग है। डेविड हैरान हो जाता है मिसेस नॉर्मा आपके कहने का मतलब ये है कि जिन्बू एक नेशनल लेवल रैंक का हंटर है। नॉर्मा बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था, मुझे आपको अच्छे से समझाना होगा। दरअसल जो दूसरे अवेकनर होते हैं वो अपनी पावर को दूसरी जगह से लेते हैं और इस पावर को मैं ब्रिलियंट लाइट बोलती हूँ, लेकिन जिन्बू के मामले में ये बिल्कुल ही अलग है। मैंने जब जिन्बू के अंदर झांक कर देखा तो उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस थी और वो भी मुझे ही देख रहा था, यानी कि वो खुद ही एक डार्कनेस है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिन्बू एक इवल है? नॉर्मा बोलती है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन्बू का पावर सोर्स क्या है। जिन्बू कहीं से भी पावर उधार नहीं लेता है, उसकी जो भी पावर है वो उसके खुद के अंदर से आती है और जिन्बू की पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। डेविड अब नॉर्मा से बोलता है जानकारी के लिए शुक्रिया, वो अब जाकर आराम कर सकती है और एडम तुम मेरे साथ आओगी। हम देखते हैं वो लिफ्ट से कहीं पर जा रहे होते हैं। डेविड अब माइकल से बोलता है अब हम मिसेस सेलर की पावर का यूज नहीं कर सकते, तो हमें जिन्बू को अपनी तरफ लाने के लिए किसी और तरीके का यूज करना होगा। डेविड अब माइकल से बोलता है क्या तुम्हें वो एस रैंक का डंजन याद है? माइकल बोलता है हाँ बिल्कुल, उस एस रैंक के डंजन के कारण हमारा वेस्टर्न एरिया तबाह हो गया, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। और दुनिया के सबसे बेस्ट हंटर्स को अमेरिका बुलाया गया, जिसमें से कुल 5 ही बचे और अमेरिका ने इन 5 हंटर्स को एक बराबरी अथॉरिटी दी। इन्हें एक नेशनल लेवल रैंक हंटर का दर्जा दिया गया और इन्होंने केमिस नामक ड्रैगन को हराया था, जो कि उस एस रैंक डंजन से बाहर निकला था। इसने हमारे हजारों हाई रैंक के हंटर्स को मार दिया था। डेविड बोलता है अगर मैं माइकल तुमसे कहूँ कि कामिस हमारे लिए एक गिफ्ट छोड़ कर गया है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? माइकल बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। वो माइकल को कामिस का रून स्टोन दिखाता है। उस एस रैंक के डंजन को क्लियर किए हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं और उन 5 नेशनल लेवल रैंक हंटर में से कोई भी मैजिशियन नहीं था। इस वजह से आज भी ये रून स्टोन अपने मालिक का इंतजार कर रहा है। माइकल अपने सामने कैमिस की बॉडी को भी देखता है और अब नेक्स्ट सीन जाता है जिन्बू के अपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पर जिन्बू आईने में अपने चेहरे को देख रहा था।
वो बोलता है मैं पहले से काफी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ, क्या यह भी सिस्टम की वजह से था। वो अब जिना से पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है। जिना बोलती है तुमने ये क्यों पूछा। जिनबू उससे पूछता है मैं एक बॉय के रूप में तुम्हें कैसा लगता हूँ। जिना बोलती है तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। जिनबू आकर उसके सिर को पकड़ लेता है, बोलता है तुम्हारे जवाब के लिए धन्यवाद। जिना बोलती है तुम बिल्कुल ही आवारा लग रहे हो। जिना उस पर काफी ज्यादा लाठी मारे जा रही थी। जिनबू से बताता है तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बॉडी एस रैंक की है, तुम अपनी पैर तोड़ लोगी। खैर जिनबू जिना को ये भी बताता है उसने एक नया गिल्ड बनाया है और वो गिल्ड के नाम के बारे में सोच रहा है। वैसे मैंने उस गिल्ड का नाम सोलो प्ले रखा है। जिना सोचती है तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये काफी बकवास नेम है। वैसे भी तुम बहुत सारे सोल्जर्स को समन कर सकती हो, तो तुम अकेले तो फाइट नहीं करोगे। वैसे आज इन गिल्ड कैसा रहेगा, आ का मतलब में और जिन का मतलब आगे बढ़ना। और वैसे भी ये मेरे नाम का उल्टा है। जिनबू को भी ये नेम पसंद आता है। नेक्स्ट सीन जाता है चाइन के घर की तरफ, जहाँ पर हम चाइन को देखते हैं जो कि अभी भी शर्म के मारे पागल हो रही थी। वो सोचती कि मैंने उसे वहाँ पर हाँ क्यों नहीं बोला, और वो रोते हुए ये भी बोल रही थी अगर मैं उसकी गिल्ड में दोबारा से ज्वाइन होने के लिए जाऊंगी तो वो मुझे पागल समझेगा, लेकिन उसने मेरी जान बचाई है। हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी हूँ, लेकिन मैं किस मुंह के साथ उसके पास जाऊंगी। और वैसे मैं व्यंगुक की हीलिंग एबिलिटी की वजह से जिंदा हूँ। लेकिन तभी चाइन को कुछ याद आता है, जब वो मरने की कगार पे थी व्यंगुक ने उसे हील किया था और व्यंगुक ने उसे ये भी बताया था कि तुम्हें जिनबू को बताना होगा कि उसे सावधान रहना होगा, उसे अपनी पावर से केयरफुल रहना होगा। चाइन सोचती है मैंने जिनबू को ये नहीं बताया था। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर से करना।